Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about urine formation और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन के बारे में. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस 4 स्टेप्स में होती है मेनली. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सिक्रीशन और फोर्थ इज यूरिन कंसंट्रेशन. यूरिन कंसंट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन का ही हम पार्ट मान सकते हैं. यूरिन कंसंट्रेशन में क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. मैंने कहा था रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एक साथ चलने वाली प्रोसेस है. पहले हम रीअब्जॉर्प्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद सिक्रीशन समझेंगे. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की, और इससे पहले वीडियो में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है ये स्टेप हम देख चुके हैं और किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है ये भी हम देख चुके हैं. तो सबसे पहले एक डायग्राम के थ्रू जानते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन हुआ क्या. सबसे पहले जो हमने बात की थी इससे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट बाहर निकलता है कहाँ पे, और ल्यूमन में ये जमा होता है. इसको कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. यहाँ तक बात हो गई थी. प्रेशर ग्रेडियंट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यहाँ पे हेल्प करती है फिल्ट्रेशन के लिए. और जो फिल्ट्रेट होता है वो सेम कंपोजिशन होता है, उसके पास जो कंपोजिशन है वो सेम होता है प्लाज्मा, मतलब ये प्लाज्मा के आइसोटोनिक होता है, सेम कंसंट्रेशन है. वाटर भी, ग्लूकोज भी है. प्लाज्मा में से अगर हम प्रोटीन्स और फैट माइनस कर दें तो जो कंपोजिशन निकलेगा वही क्या है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है. अब इसमें कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स भी हैं. हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम सिलेक्टिवली केवल और केवल थोड़ी यूरिया की अमाउंट, थोड़े वेस्ट मटेरियल और थोड़ा जो वाटर है उसे एक्सक्रीट कर सकें. हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि केवल वेस्ट मटेरियल को ही हम फिल्टर आउट कर सकें. इसलिए पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है. फिल्ट्रेशन में से भी जो इसेंशियल कंपोनेंट है उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड सर्कुलेशन में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए इसेंशियल है. ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीअब्जॉर्प्शन. मोर स्पेसिफिकली अगर कहें तो रीअब्जॉर्प्शन क्या है, ये जो ल्यूमन है इसके बाद जैसे ही ये ब्लड जो फिल्ट्रेट हो गया है, जो फिल्टर हो गया है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर ये ट्यूब्यूल्स में आएगा. ट्यूब्यूल में इसको एक और नाम दे देते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड. आप चाहो तो इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी यहाँ पे कह सकते हैं. ट्यूबुलर फ्लूइड में कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका ट्यूबुलर फ्लूइड से, ये जो कैपिलरीज हैं, 2 टाइप की कैपिलरीज की हमने बात की थी. एक तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, दोबारा से कैपिलरीज का बनना. आर्टीरियोल के बाद दोबारा कैपिलरीज बन रही है. कैपिलरीज के बाद यूजुअली क्या होता है, सीधे सीधे रीनल वेन बन जाता, रीनल वेन को बन जाना चाहिए या वेन्यूज बन जाने चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, वेन्स ना बन के फिर से आर्टीरियोल और फिर कैपिलरीज का एक और बेड बन रहा है. किस लिए, ताकि जो रीअब्जॉर्ब मटेरियल है उसको वापस से सर्कुलेशन में कैपिलरीज के थ्रू लाया जा सके. और यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम होता है कंपैरेटिव टू दिस. कैपिलरीज में हमेशा ब्लड प्रेशर कम होता है, केवल ग्लोमेरुलस को छोड़ के, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को छोड़ के. ठीक है, तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे दिखाई गई है. इसके अलावा वासा रेक्टी भी होती हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के केस में, हमने इसके बारे में बात की थी. ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये क्या करती है, फिर इन एसेंशियल मटेरियल को वापस से एक्सेप्ट करती है. और आपको बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी दिखेगा. यहाँ पे ये जो पोर्शन है मेनली जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो मेड्यूला है. तो मान लीजिए ये मेड्यूला है, तो मेड्यूला में भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा. तो ये बीच का पोर्शन इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. तो इसको बीच में से काफ़ी सारे बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है. और यहाँ पे सेल्स भी होती हैं, जैसे हमने बात की थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं. तो इन सब चीज़ों को इसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा. यही इसका क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दिखाई गई है अंदर से बाहर की ओर, ये होता है रीअब्जॉर्प्शन. ऐसे ही इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा, यानी कि बाहर से या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से जो सब्सटेंसेस अंदर की ओर जाएंगे, नीचे डाउनवर्ड जो डायरेक्शन में दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो एरो दिखाया गया है ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे थर्ड वाला ये चीज़ दिखा रही है सिक्रीशन को. बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो सिक्रीशन होगा. ल्यूमन से कैपिलरीज के ल्यूमन से बाहर की ओर जाएंगे तो रीअब्जॉर्प्शन होगा. रीअब्जॉर्प्शन किस लिए कह रहे हैं, पहले तो एब्जॉर्ब किया, सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना एब्जॉर्ब कहलाता है. यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हुआ, फिर वापस से कैपिलरीज ने इसको रीगेन कर दिया, ब्लड ने इसको रीगेन कर दिया, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं. एक बार यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और दोबारा से यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो गया कैपिलरीज के ब्लड के थ्रू. पहले प्लाज्मा ने इसको हटा दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, फिर वापस से इसको रीगेन कर दिया, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है,
और रीएब्जॉर्प्शन होने का एक और भी पर्पस है। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी से जितना भी फ्लूइड है वो केवल एक ही दिन में सारा का सारा फ्लूइड एक्सक्रीट हो जाएगा अगर रीएब्जॉर्प्शन ना हो तो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 120 टू 125 मिलीलीटर पर मिनट में यहाँ पे फिल्टर होता है। और अगर एक दिन की बात करें तो 180 लीटर तक ये पहुँच सकता है। और अगर 180 लीटर फ्लूइड हमसे निकल गया, एक्सक्रीट हो गया हमारी बॉडी से, तो डेथ हो सकती है। इसलिए रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है। और इसेंशियल कंपोनेंट का रीएब्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो क्या होता है, केवल अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर ही जो यूरिन है वो फॉर्म हो पाती है एक दिन में, जिसको हम एक्सक्रीट करते हैं, और इतना लॉस हम अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, ट्यूब्यूल्स में जो रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है केवल पीसीटी में ना होके ये सारा जो ट्यूबुलर पोर्शन है यहाँ सब जगहों में रीअब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इज रिमूवल और एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल सब्सटेंसेस फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, या ट्यूब्यूल में आके इसको ट्यूबुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं। इसमें से जो सब्सटेंसेस वापस से एब्जॉर्ब कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे ट्यूब से रिमूव होके फिर से ये कैपिलरीज में चले जाएंगे। इस टाइप का जो मैकेनिज्म चल रहा है इसे कहेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और ट्यूबुलर क्यों? क्योंकि ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। और सिलेक्टिव भी इसे कहते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव मटेरियल ही क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। नेक्स्ट, इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ल्यूमन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल टू ब्लड कैपिलरीज। जैसे हमने अभी डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड होते हैं ल्यूमन से। ल्यूमन किसका? ट्यूब्यूल का। यहाँ पे सेल्स भी होती हैं और सेल्स के बीच में ल्यूमन भी होता है जो बर्मन्स कैप्सूल के ल्यूमन से कनेक्टेड होता है। अगर हम पीसीटी की बात करें तो फिर सब में ल्यूमन मिलता है बीच में। यहाँ ल्यूमन में फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड से इसेंशियल कंपोनेंट बाहर जाते हैं, उनकी डायरेक्शन भी दिखाई गई है। तो ये जो डायरेक्शन होती है यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू बताया गया है, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ल्यूमन से ब्लड कैपिलरीज की ओर। अ ह्यूमन प्रोड्यूस approximately 180 liter of nephric filtrate in a day and only 1 to 2 liter of urine is formed because of reabsorption। और ये reabsorption essential है, वरना हम एक दिन में 180 लीटर यूरिन क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर पाएंगे केवल। और केवल इतनी एक्सक्रीट कर पाते हैं और इतना फॉर्म होता है। तो इतने में से कितना सारा रीअब्जॉर्प्शन हो पाता है? अप्रॉक्सीमेटली 99.9% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और केवल 1 to 2 लीटर ही हम एक्सक्रीट कर पाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है इसलिए। सब्सटेंसेस इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब यहाँ पे कैटेगरीज भी दिखाई गई है। 3 टाइप की कैटेगरीज में नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होते हैं वो उसके सब्सटेंसेस डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, और थोड़ा बहुत इनकी अमाउंट रह जाती है। ये कौन कौन से हैं? ग्लूकोज 100%, अमाइनो एसिड 100%, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम 99.5% एंड वाटर 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या है? हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लूकोज का 100% होता है अगर नॉर्मल पर्सन है तो, डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो। डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे रीअब्जॉर्प्शन वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो उन कंडीशन में ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। लो थ्रेशोल्ड सेकेंड कैटेगरी है विच एब्जॉर्ब्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिनकी स्मॉल क्वांटिटी ही रीअब्जॉर्ब हो पाए उन्हें कहते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जैसे यूरिया। अप्रॉक्सीमेटली 50% ये क्या हो पाता है, रीअब्जॉर्ब हो पाता है। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जैसे हिप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है और ये रीअब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। यूरिया किस लिए रीअब्जॉर्ब किया जाता है? क्योंकि ये भी तो वेस्ट मटेरियल है। यूरिया इसलिए रीअब्जॉर्ब किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो पाए। बॉडी में अगर वाटर की कमी है और यूरिया हमने पूरा एक्सक्रीट कर दिया तो यूरिया के लिए तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम इतना वाटर एक्सक्रीट आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कंडीशन में यूरिया जो होगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और नॉर्मली यूरिया आधा यूरिया एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है ताकि वाटर की कमी ना हो। मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर को भी हम लॉस करने में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है,
अब है टाइप्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं और इन टाइप्स को भी डिटेल में देखेंगे। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले किस तरीके से होता है, ठीक है। तो मेनली दो टाइप के रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, एक होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीज़ें क्या है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन रीअब्जॉर्प्शन, और ये एनर्जी कौन देता है, एटीपी के थ्रू। हमारे बॉडी में एटीपी के थ्रू ही हमारी एनर्जी स्टोर रहती है। और ये किसके लिए, यूजफुल सब्सटेंसेस के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जब हमको एटीपी यूज़ करनी पड़े किसी भी जगह पे। जब पूरा पूरा प्रोसीजर चल रहा है उसको रीअब्जॉर्ब करने का, तो वहाँ पे कहीं किसी भी जगह पे भले ही वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ होके आ रहा है, लेकिन उसको वापस पंप करने के लिए एटीपी यूज़ करनी पड़ रही है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन, तभी भी वो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ही कहलाएगा। किसी भी स्टेप में कहीं पे भी कोई भी उसको पंप करने के लिए या उसको डिफ्यूज़ करने के लिए कहीं पे भी हमको एनर्जी देनी पड़ रही है पूरे पाथ में, तो वो रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ही कहलाएगा। ट्रांसपोर्ट्स अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक और पॉइंट है यहाँ पे, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब कंसंट्रेशन पहले से ही एक जगह पे ज़्यादा है और हम वापस से उसी जगह पे उस मटेरियल को दे रहे हैं, तो इस टाइप का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको घुसा रहे हैं वहाँ, तो ये एब्जॉर्प्शन एक्टिव होगा। हमको एनर्जी देनी पड़ रही है किसी चीज़ को, अगर हम ज़बरदस्ती घुसाएंगे तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी दे के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका अपोजिट सीधे। ये मेनली होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एनर्जी का यूज़ नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी उधर साइड को सब्सटेंस अपने आप ही मूव कर लेगा। उस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट या रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है वो क्या है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है इसके बारे में बात करते हैं। द ल्यूमिनल एपिथेलियल सेल्स ऑफ पीसीटी आर ब्रश बॉर्डर। आपको पता है जो पीसीटी होता है, जिस समय हमने इसकी एनाटॉमी देखी थी उस समय हमने बात की थी कि जो पीसीटी होती है उसमें जो सेल्स होती हैं वो ब्रश बॉर्डर होती है। मतलब ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं विद माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई किस लिए है यहाँ पे, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाई मिलते हैं एब्जॉर्प्टिव एरिया को, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है। मतलब किस टाइप की सेल्स होंगी, कुछ इस टाइप की सेल्स होंगी जिनमें जैसे पोडोसाइट सेल्स थी ना, कुछ वैसी ही टाइप की, लेकिन यहाँ पे ये पोडोसाइट्स ना होके ये माइक्रोविलाई हैं ऐसे करके, और इनका जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। अगर ये केवल इस टाइप की सिंपल रहती तो ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ये रहता, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया पूरा बन गया है इस तरीके से, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इसलिए ये प्रेजेंट होती है पीसीटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। In PCT, most of the absorption takes place by active reabsorption and passive reabsorption। जैसा मैंने कहा PCT में पूरे ट्यूबुलर पोर्शन में से सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कह लीजिए PCT में होता है बाय द एक्टिव एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, कैसे करके अभी बात करेंगे। यहाँ पे किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, 100% ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कितना पूरे ट्यूबुलर पोर्शन में कितना परसेंट सबका अलग अलग हो रहा था, और ग्लूकोज जो है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, किस तरीके से इसका 100% तरीके से इसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। यहाँ पे अभी तक सारी वैल्यूज़ दिखी थी। तो जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है ये 100% पीसीटी में ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं एक नॉर्मल पर्सन में, डायबिटीज़ वाले में नहीं, ठीक है। 60 to 70% सोडियम पोटेशियम आयंस रीअब्जॉर्ब एक्टिवली, और इनमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम मेनली, सोडियम में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये सोच के कि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, तो ग्लूकोज को प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं। ग्लूकोज या अमाइनो एसिड का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। किस तरीके से आगे बात करेंगे।
यहाँ पे सोडियम का जो अप्रॉक्सीमेटली 65 माना जाता है, 67 भी कह लेते हैं कभी कभी, तो हम मान लीजिए 60 to 70% सोडियम एंड पोटेशियम यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट्स 99.5% एब्जॉर्ब होती हैं, यहाँ पे केवल 60 to 70 है। आगे सोडियम का फिर से रीअब्जॉर्प्शन बाकी ट्यूबुलर पोर्शन में होगा, अभी केवल पीसीटी की बात कर रहे हैं। फिर तीसरा क्या है, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन एंड यूरिया एंड विटामिन रीअब्जॉर्ब बाई डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन के थ्रू रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं इस पोर्शन में। 65 to 70% वाटर भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है बाय द ऑस्मोसिस, यहाँ पे ऑस्मोसिस है, तो ये दोनों क्या है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है और ये दोनों एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू हो रहा है। ग्लूकोज जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है, ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और सोडियम का मेनली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या डिफरेंस है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें एटीपी जो है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को दी जाती है ताकि उसका रीअब्जॉर्प्शन हो सके, या आप कह सकें उसको पंप किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे इस केस में सोडियम को पंप करने के लिए डायरेक्टली एटीपी दी जाती है। और जो दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक सब्सटेंस जिसकी कमी है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, एक सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को भी अंदर एंटर कराने के लिए हेल्प करता है। इस तरीके से मतलब इसके ट्रांसपोर्ट के लिए जो सोडियम है ये अपनी एनर्जी देगा, एटीपी डायरेक्टली इसको एनर्जी नहीं दे रहा है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। सोडियम की वजह से जो ग्लूकोज और सोडियम सिम्पोर्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज को भी अंदर पंप कर रहे हैं, अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी दी जा रही है, उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पे किसी अदर माध्यम से पहले वाले को एटीपी दी और फिर सेकेंडरी वाला जो दूसरा वाला बच गया उसको पहले वाले ने, जिसको एटीपी डायरेक्टली मिल रही थी, उसने दूसरे वाले को भी हेल्प की कि तुम भी अंदर आ जाओ मेरे साथ, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे हम दोनों। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसी और की मदद से उसको एनर्जी दी जा रही है, और प्राइमरी में डायरेक्टली एटीपी के थ्रू पहले वाले को एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी, आगे देखेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट है पाथ ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के पाथ होते हैं रीअब्जॉर्प्शन के, या इनको रूट कह सकते हैं कि पीसीटी में किस तरीके से दो रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट बाय विच रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। फर्स्ट क्या है, ट्रांससेलुलर रूट। ट्रांससेलुलर रूट नाम ही से पता चल रहा है, सेल को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। डायग्राम के थ्रू इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लूइड है वो ट्यूबुलर ल्यूमेन में है। ट्यूबुलर ल्यूमेन में इसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलर फ्लूइड। अब इमेजिन कर सकते हैं ये ट्यूब्यूल है और यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे सेल्स भी प्रेजेंट है, राइट। तो इन सेल्स को भी क्रॉस करके, और ये ब्रश बॉर्डर है, ये भी याद रखना, इन ब्रश बॉर्डर सेल्स को जो क्रॉस करके जाएगा वो क्या होगा, ट्रांससेलुलर रूट, और दूसरा वाला इनके बीच से जाएगा, उसको कहते हैं पैरासेलुलर रूट। आगे बात करेंगे। तो ये रूट कैसा होता है, सबसे पहले ट्यूबुलर ल्यूमेन में फ्लूइड है, फ्लूइड में जो भी इसेंशियल सब्सटेंस है जिसने एब्जॉर्ब होना है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले वो ट्यूबुलर ल्यूमेन में होगा ट्यूबुलर फ्लूइड के साथ, फिर वो जाएगा एपिकल मेम्ब्रेन में। अब एपिकल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे मान लीजिए ये है ट्यूबुलर, ये ट्यूब है, मान लीजिए ये पीसीटी है, इसमें सेल्स भी हैं। तो सेल्स का जो ये आगे वाला पोर्शन है जो किसको फेस कर रहा है, ट्यूबुलर फ्लूइड को, ल्यूमन वाले पोर्शन को जो फेस कर रहा है ये होगा एपिकल सरफेस, और यहाँ पे की जो मेम्ब्रेन होगी वो एपिकल मेम्ब्रेन। ऐसे ही जो दूसरा साइड का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो इंटरस्टिशियल वाले फ्लूइड को कॉर्टेक्स का, यहाँ पे हम पीसीटी की बात करें तो कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको जो फेस कर रहा है इसे कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन और बेसोलेटरल सरफेस। उसके बाद यहाँ पे ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो एपिकल मेम्ब्रेन में पहले जाएगा, जो मेम्ब्रेन किसको फेस कर रही है, ट्यूबुलर फ्लूइड को। उसके बाद ये जाएगा ट्यूबुलर सेल्स में, सेल में भी कहाँ, साइटोसॉल में। फिर होगा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जो किसको फेस कर रही थी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फेस करने वाली मेम्ब्रेन थी, सेल के बाहर वाली मेम्ब्रेन। और उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा और फिर जाएगा कैपिलरी वॉल के थ्रू ब्लड प्लाज्मा में, जहाँ पे इसका मेन जो लास्ट टारगेट है जहाँ पे जाना है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये वाला जो
रूट है, ये रूट क्या कहलाता है? ट्रांससेलुलर रूट, क्योंकि यहाँ पे सेल को क्रॉस करके ये जा रहा है। दूसरा रूट है पैरासेलुलर रूट। पैरासेलुलर रूट में क्या होता है? ये सेल को क्रॉस नहीं करता, इसके बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं, यहाँ से होकर गुजरता है। सिंपल सा है, ट्यूबुलर ल्यूमन में सबसे पहले जो सब्सटेंसेस जिसको एब्जॉर्ब होना है वो होगा, फिर वो एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा। एपिकल मेम्ब्रेन तो होगी। एपिकल मेम्ब्रेन के बाद ये साइटोप्लाज्म में या साइटोसॉल में नहीं जाएगा ब्रश बॉर्डर सेल्स के, ये सीधा बेसोलेटरल मेम्ब्रेन को दे दिया जाएगा। जैसे ये सेल है, दो एडजेसेंट सेल के बीच में गैप होगा, तो दो एडजेसेंट सेल्स मान लीजिए ये ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, तो यहाँ से बीच से होके जाएगा। ये एपिकल साइड है, ये बेसोलेटरल साइड है, तो सीधा बीच में से होके जाएगा। यहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, तो यहाँ से सीधा ये चली जाएगा। तो इस टाइप का जो रूट होगा उसे कहते हैं पैरासेलुलर रूट। उसके बाद सेम, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर उसके बाद कैपिलरी वॉल तक, और कैपिलरी वॉल से लास्ट ब्लड प्लाज्मा तक। ये रूट क्या है? पैरासेलुलर रूट। ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखेंगे, वही है। ये मान लीजिए अंदर वाला सरफेस है ल्यूमन वाला, और ये बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसके बाद ब्लड कैपिलरी होंगी, पैराट्यूबुलर कैपिलरीज, जहाँ पे ब्लड प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। तो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन है जो फेस कर रही है, और एपिकल मेम्ब्रेन जो अंदर साइड को है। बेसोलेटरल सरफेस ये वाला होगा। तो सबसे पहले ट्रांससेलुलर पाथवे या ट्रांससेलुलर जो रूट है वहाँ पे ल्यूमन से आया, सेल के अंदर क्रॉस होके फिर यहाँ तक जाएगा। और पैरासेलुलर रूट में ये सीधा बीच में से निकल जाएगा, मतलब सेल के अंदर इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो दो रूट ये हैं। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, और इसके बाद किस तरीके से पैसिव होता है। एक्टिव इंपॉर्टेंट है, एक्टिव में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? द 3Na एंड 2K ATPase पंप, ये जो एक टाइप का पंप या एक चैनल टाइप का आप कह सकते हो, ये एक प्रेजेंट होता है इन बेसोलेटरल साइट। पीसीटी की बात हो रही है, तो पीसीटी में जो बेसोलेटरल साइट है, सेल्स के बाहर वाली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पे क्या है? इस टाइप के ये ATPase पंप प्रेजेंट है, जिनमें ATP दे के पंप किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। दीज चैनल्स पंप आउट इंट्रासेलुलर सोडियम आयंस इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से? मान लीजिए बेसोलेटरल सेल्स हैं, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये पंप प्रेजेंट है, ATPase पंप। ये क्या कर रहे हैं? तीन सोडियम को बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डाल रहे हैं, और 2 पोटेशियम को अंदर डाल रहे हैं। किसकी मदद से? ATP की मदद से, इसलिए ATPase पंप है। इसकी वजह से क्या होगा? इसके बाद जो बेसोलेटरल साइड है, उसके बाद क्या है? सेल्स हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स। अब सेल के अंदर सोडियम की कमी हो जाएगी, यहाँ पे इसके बाद सीधे सेल्स हैं, और सेल्स के बेसोलेटरल साइड में ही ये पंप है। यहाँ अंदर के सोडियम को, कहाँ के सोडियम को? इंट्रासेलुलर सोडियम। इंट्रासेलुलर मतलब यहाँ जो साइटोप्लाज्म होगा वहाँ पे जो सोडियम होगी उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि सोडियम बाहर जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा? सेल के अंदर कम होगी। तब नेक्स्ट क्या होगा? इनसाइड द ट्यूबुलर सेल्स सोडियम कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस बाय दिस मूवमेंट। ट्यूबुलर सेल्स किसकी बात कर रहे हैं? पीसीटी की बात हो रही है, तो ट्यूबुलर सेल्स क्या होंगी? ब्रश बॉर्डर सेल्स यानी कि क्यूबॉइडल सेल्स जिनके पास माइक्रोविलाई है। इनके अंदर, इनके साइटोप्लाज्म में सोडियम कम हो जाएगा। अब सोडियम यहाँ कम हो जाएगा, तो ट्यूब वाले पोर्शन में जो ट्यूबुलर फ्लूइड है वहाँ पे तो सोडियम प्रेजेंट है, क्योंकि ये वापस फिल्ट्रेट होके आया है। ठीक है, हमको पता है कि ये फिल्ट्रेट होके आया है, और पीसीटी में जो फ्लूइड है उसे क्या कहते हैं? यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट ही तो है, और यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन है, सोडियम फिल्टर होके आया है, तो ये सोडियम क्या करेगा? इनसाइड द सेल मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। इसकी वजह से क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया, जो क्या करेगा? फेवर करेगा द मूवमेंट ऑफ सोडियम। किसका सोडियम? ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। ल्यूमन में जो ल्यूमन फ्लूइड है या ट्यूबुलर फ्लूइड है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट है, उसका जो सोडियम है वो क्या करेगा? मूव करेगा किधर को? सेल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सोडियम की कमी हो चुकी है। अब वो सेल के अंदर मूव करेगा इनटू द सेल बाय द डिफ्यूजन के थ्रू होगा, बाय द सेल फ्रॉम द एपिकल मेम्ब्रेन।
एपिकल मेम्ब्रेन से ये अंदर की ओर एंट्री करेगा। ठीक है, इसकी वजह से ये साथ ही साथ क्या करता है, द सोडियम मूवमेंट अलाउ द मॉलिक्यूल द अदर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड टू ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन। अब ये क्या करेगा, एपिकल मेम्ब्रेन की तरफ, और एपिकल मेम्ब्रेन में सिम्पोर्टर्स होते हैं, सिम्पोर्टर्स या को ट्रांसपोर्टर्स इन्हें कहते हैं। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एपिकल मेम्ब्रेन कौन सी है, अंदर साइड को, जो ल्यूमन को फेस कर रही है, वो वाली एपिकल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स को ट्रांसपोर्टर्स या सिम्पोर्टर्स हम कह सकते हैं। तो ये दोनों ही सोडियम को भी और ग्लूकोज को भी, दोनों को ही पंप करेंगे सेल के अंदर। इस तरीके से जो ग्लूकोज है वो सोडियम के साथ मिलके अंदर को गया है, सीधे डायरेक्टली एटीपी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ग्लूकोज को सेल के अंदर लाने के लिए। सोडियम की मदद से, सोडियम जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न हुआ उसकी वजह से सोडियम अंदर एंट्री करेगा, और साथ ही साथ सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स की मदद से सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर चले जाएगा। ऐसे ही अमाइनो एसिड्स के साथ भी होता है, सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर्स की मदद से अमाइनो एसिड भी अलॉन्ग विथ सोडियम अंदर एंट्री कर देते हैं। ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी कैसे हुआ, जहाँ पे एटीपी डायरेक्टली सोडियम को दी जा रही थी, पंप हो रहा था, जब वो 3 सोडियम पंप हो रहे थे, उसकी वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न हुआ। सोडियम जो ल्यूमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट था, ट्यूबुलर फ्लूइड में प्रेजेंट था, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में प्रेजेंट था, उसने कहा कि मैं अब अंदर जाऊंगा। उसके साथ साथ ग्लूकोज की भी एंट्री हो गई बाय द सिम्पोर्टर, और अमाइनो एसिड्स की भी, दूसरे टाइप के सिम्पोर्टर्स, सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर्स, वो क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में दोनों ही मॉलिक्यूल्स को अंदर एंट्री करवाएंगे। तो इस तरीके से सेल के अंदर अब सोडियम भी पहुंच गया, अमाइनो एसिड भी पहुंच गया और ग्लूकोज भी पहुंच गया, इस तरीके से। तो ये क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर क्या होता है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर्स, जिन्हें हम एस ग्लूट भी कहते हैं, एस फॉर सिम्पोर्टर्स, एस फॉर सोडियम, और ग्लूट GLU के यहाँ पे डिनोट कर रहा है ग्लूकोज को, और टी मतलब ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, एंड सोडियम अमाइनो एसिड सिम्पोर्टर्स या को ट्रांसपोर्टर्स हेल्प इन दिस मूवमेंट। ये यहाँ पे हेल्प करते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स सिम्पोर्टर्स एक ही टाइप का करते हैं। ये क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स को सिम्पोर्ट या ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एक ही डायरेक्शन में। ग्लूकोज देन क्रॉस द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये जो ग्लूकोज है, अब ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन कौन सी है, बाहर साइड वाली, क्योंकि इसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होके फिर वापस से ब्लड को जाना है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें ग्लूकोज की भी कंसंट्रेशन होती है, तो इस ग्लूकोज को प्लाज्मा में जाना है। अब यहाँ पे ये एक्टिवली कैसे, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल्स के अंदर तो पहुँच गया है, लेकिन सेल से बाहर जो जाएगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। फिर यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होगी, एटीपी केवल पंप करने के लिए यूज़ हो रही है। फिर वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलेगा और वापस से ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा। अब सेल से बाहर जाने के लिए ग्लूकोज को डिफ्यूजन की मदद लेनी पड़ेगी, जो क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे एटीपी यूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट में काम करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कुछ इस तरीके का ही है, लेकिन यहाँ पे एटीपी यूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट में भी जा सकता है और उसके अगेंस्ट में भी जा सकता है, फैसिलिटेटेड किया जाता है। मतलब एक यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। ये जो हमने अभी तक पढ़ा उसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है जहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होके जाना है इन सब्सटेंसेस ने। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ और आयंस और विटामिन जो होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट है, सोडियम भी यहाँ प्रेजेंट है। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, जो ये आयन चैनल है, मेनली ये वाला जो है, ये सोडियम 3 सोडियम 2 पोटेशियम ATPase पंप है। ये क्या कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर डाल रहा है। इसकी वजह से यहाँ सेल के अंदर सोडियम की कमी हो गई है। इसके बाद ये जो सोडियम है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सिंपली ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर जाएगा, क्योंकि अंदर सेल के अंदर सोडियम कम है। साथ ही साथ ये ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को भी अपने साथ लेके जाएगा, एंट्री करवाएगा। और उसके बाद जो ग्लूकोज है वो वापस से बाहर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटीपी यूज़ हो रही है, इसकी वजह से इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस पूरे पाथवे में
सबसे पहले यहाँ अंदर एपिकल मेम्ब्रेन, फिर सेल, फिर उसके बाद बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फिर यहाँ तक ब्लड वेसल तक पहुँचने में अगर कहीं पे भी एटीपी यूज़ होती है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और अगर एटीपी यूज़ नहीं होती है तो वो पैसिव है। जैसे ये अदर सब्सटेंसेस जो हैं, यूरिया और लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ये सीधा ही निकल जाते हैं, या तो वो पैरासेलुलर पाथवे यूज़ करते हैं या तो वो ट्रांससेलुलर पाथवे के थ्रू जाते हैं। वाटर जो होता है वो उसका ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक और डायग्राम है जिसके थ्रू यही चीज़ दिखाई गई है। सोडियम पोटेशियम जो पंप है ये यहाँ पर है, इसकी वजह से सोडियम ग्लूकोज को भी अपने साथ लेके जाता है, विटामिन को भी, और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को भी सेल के अंदर एंट्री करवा देता है, और उसके बाद सेल के बाहर एंट्री फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। सिंपल। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी। पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, ये बहुत सिंपल है, या तो डिफ्यूजन के थ्रू होगा या तो ऑस्मोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, तो जो वाटर बच गया, अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% वाटर यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। वाटर अप्रॉक्सीमेटली 99% रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है पूरे ट्यूबुलर पोर्शन में। पीसीटी में केवल 65 to 75% ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है बाय द ऑस्मोसिस इन पीसीटी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी इज कॉल्ड द ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंसंट्रेशन की वजह से होता है। अब सोडियम चला गया, बाकी ग्लूकोज चले गए और अमाइनो एसिड चले गए, तो वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू उसी डायरेक्शन में वापस मूव करता है। बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर मूव फ्रॉम ल्यूमन ऑफ टिब्यूल इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू ऑस्मोसिस की वजह से, और यहाँ पे जो इसको ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं एक्वापोरेंस। जैसे यहाँ पे सिम्पोर्टर्स थे वैसे ही यहाँ पे ये क्या है, एक सिम्पोर्टर की तरह काम करते हैं, एक्वापोरेंस। वेरियस आयंस लाइक क्लोराइड, कैल्शियम, थोड़ा पोटेशियम की भी मात्रा, मैग्नीशियम, यूरिया, ये सब क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं बाय द पैरासेलुलर रूट। ये डिफ्यूजन के थ्रू आगे रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, और ये मेनली क्या करते हैं, पैरासेलुलर रूट का को फॉलो करते हैं। मतलब सेल के अंदर से होके ना गुजर के ये सेल के बीच में जो जंक्शन है वहाँ से गुजरते हैं पैरासेलुलर रूट को। ये रूट से क्या करते, इस रूट से क्या करते हैं, इससे रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो ये क्या है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है पीसीटी में। डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं किन किन चीज़ों का डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सेल्स, जिन्हें ब्रश बॉर्डर सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन। अब लूप ऑफ हेनली, डीसीटी और सीडी बच गया। यहाँ पे किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।